Hello guys, how are you all? I hope you all are doing very well. And myself Dirgha Sharma, I am assistant teacher from UPSP की मर्ज और हम फिर से एक बार आपके साथ आ गए हैं साइंस के कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करने के लिए, कुछ चीज़ों को क्लियर कर लेने के लिए। तो आज हम टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे दैट इज़ बिलोंग्स टू सेल बायोलॉजी। तो इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने मैथमेटिकल टर्म्स में इसको पढ़ लिया था साइंस को, तो इसी तरह से सेल बायोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। लेट्स स्टार्ट। आप लोग मुझे एक चीज़ देख के बताएंगे कि ये आपको क्या समझ में आ रहा है इससे। शायद कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ये एक दीवार है, और दीवार के अलावा और क्या सोच सकते हैं आप कि इसमें छोटी छोटी सी ईंटें लगी हुई हैं, और थोड़ा सा इसी टाइप की एक इमेजिनेशन कीजिए तो एक दीवार नज़र आएगी, ईंटें नज़र आएंगी, और इसी तरह से जोड़ जोड़ कर घर बना लिया जाता है। तो ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट हम यहाँ स्टार्ट करने वाले हैं। दैट इज़ ब्रिक। ब्रिक से बनती है वॉल। ब्रिक कहते हैं ईंट को, ईंट से बनती है वॉल, और एक वॉल से बनता है रूम। 1 2 3 4 चारों तरफ की वॉल से बनता है रूम, और उसी के दौरान बनता है बिल्डिंग या आपका हाउस। तो इसी तरह से अगर हम सेल की बात करते हैं तो सेल एक सबसे छोटी इकाई है आपके ह्यूमन बॉडी की या किसी भी ऑर्गेनिज्म की, और इस सेल से निर्माण होता है टिश्यू यानी कि ऊतक का, और टिश्यू से बनते हैं ऑर्गन, और ऑर्गन सिस्टम से बनता है ह्यूमन बॉडी या फिर कोई भी जीव जंतु, मनुष्य, पेड़ पौधे जो भी बने हुए हैं, सब बेसिकली सेल ही वो यूनिट है जिससे आपका निर्माण होता है। सेल वो सबसे छोटी इकाई है जिससे किसी भी मनुष्य का, किसी भी जीव जंतु का, पेड़ पौधे का निर्माण, जीवित वस्तु का निर्माण होता है। तो ऑर्गेनिजम्स अलग अलग टाइप के होते हैं, जीव हो सकते हैं, जंतु हो सकते हैं, मनुष्य है, पौधे हैं, ये सभी सेल से निर्मित होते हैं यानी कि कोशिका से निर्मित होते हैं। अगर हमें एक लाइन में सेल को डिफाइन करना है तो हम क्या कह सकते हैं? सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। यानी कि सेल जो है वो एक बेसिक इकाई है जो कि स्ट्रक्चरल यानी कि संरचनात्मक भी आपका इफेक्ट डालती है। एक हाथी का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, उसकी सेल्स अलग होती हैं, और एक छोटी सी चींटी में भी सेल होती हैं, उसका स्ट्रक्चर कुछ डिफरेंट होता है। तो दोनों के स्ट्रक्चर में क्या इफेक्ट डालती है? जहाँ सेल ज़्यादा है वहाँ पर विशालकाय शरीर है, जहाँ सेल की संख्या कम है वहाँ छोटा सा शरीर है। इसी चीज़ को हम यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर 2 पार्ट्स में डिवाइड करके, क्लासिफाई करके हम स्टडी कर सकते हैं। यूनिसेलुलर का मतलब है एक सेल जिसकी शारीरिक बनावट केवल एक सेल से बनी हुई होती है, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है। ये केवल यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। इसके अलावा बहुत सी सेल्स जब मिलकर एक शरीर का या एक स्ट्रक्चर का निर्माण करती हैं, उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, या ऐसा जीव जंतु जिसमें बहुत सारी कोशिकाओं का संगठन पाया जाता है। तो ऐसे कौन कौन से? जैसे मंकी, एलिफेंट, ह्यूमन, बहुत सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे, सभी बहुत सारी सेल से मिलकर बने होते हैं। ये आप पैरामीशियम का एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं। यहाँ पे केवल एक सिंगल सेल है पैरामीशियम की, एक ही सेल दिखाई दे रही है आपको, लेकिन ह्यूमन बॉडी में ऐसी ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी सेल्स जब मिल जाती हैं तो वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं सेल के स्ट्रक्चर की, कि एक सेल कैसी होती है अंदर से, उसमें क्या क्या पाया जाता है। सबसे छोटी इकाई के अंदर भी बहुत कुछ होता है ना। तो सबसे पहले तो इसको आप माइक्रोस्कोपिक स्टडीज़ की कर सकते हैं। आप इसे नग्न आँखों से नहीं देख सकते, और नग्न आँखों से हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी नहीं देख सकते। ये हमने लास्ट यूनिट में पढ़ा था। और 1665 में रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल के स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई किया था, और इन्होंने इसमें 3 चीज़ों को बताया था। जैसे सेल ऑर्गेनलीज जिन्हें बोला जाता है वो हैं सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, ये वर्ड्स शायद आपको थोड़ा सा तंग करने वाले हों। आप ये समझ लो कि आपने एक टब लिया, उसमें पानी भरा और उसमें एक मछली है, ठीक है। तो जो मछली है वो है न्यूक्लियस यानी कि सेंटर, यानी कि आपके सेल का सेंटर। तो मछली क्या है? न्यूक्लियस। उसके बाद जो पानी भरा हुआ है वो सब क्या है? साइटोप्लाज्म। और जो टब की वॉल है वो है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको थोड़ा सा याद रख सकते हैं। लेकिन हाँ, ये जो टर्म्स हैं ये आपको याद करनी पड़ेंगी, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। इसी की जो आगे की ऑर्गेनलीज हैं उन्हीं के बारे में हम आज थोड़ा सा चर्चा करेंगे, और कल हम उसका स्ट्रक्चर सेल का देखकर उसको स्टडी करेंगे, क्योंकि आपको पहले ये टर्म्स क्लियर होनी ज़रूरी है। अदरवाइज़ मैं पढ़ा भी दूंगी तो आपको ज़्यादा समझ में अच्छे से नहीं आ पाएगा। आज हम इन टर्म्स को क्लियर करेंगे। ओके, सो इंट्रो विद सेल ऑर्गेनलीज। अब हम बात करते हैं नंबर फर्स्ट पॉइंट, सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पे आप छोटा सा एक गोला देख रहे होंगे, अंदर की साइड में एक ब्लू कलर की लाइन है जिसे सेल मेम्ब्रेन लिखा है मैंने।
उसके बाहर एक आउटर शेल है जिसे मैंने सेल वॉल लिखा है। मेम्ब्रेन छोटी है, वॉल बड़ी है, ये समझ के चलिएगा। मेम्ब्रेन एक पतली झिल्ली और वॉल एक पूरी दीवार, ठीक है। तो सेल में जो अंदर की तरफ पतली झिल्ली है उसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसका मेन काम ये है कि एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल, यानी कि ये एक्चुअली जो आपकी प्लांट सेल है उसमें सेल वॉल पाई जाती है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती। तो इसका काम ये है, ये जो पतली सी झिल्ली है इसका मेन मोटिव है कि ये सब्सटेंस जो हैं, जो उसके नीडेड सब्सटेंस हैं सेल के, वो उनको अंदर और बाहर भेज सकती है। जैसे अमीबा जब अपना खाना बनाता है तो वो एक कृत्रिम पैर के द्वारा अपना जो नीडेड नहीं होता उसको बाहर निकाल देता है, जो नीडेड है उसके लिए उसे वो अंदर ही रख लेता है। तो ये काम कौन करता है? सेल मेम्ब्रेन करती है। जो चीज़ आपको चाहिए वो चीज़ सेल के अंदर रखेगी, जो चीज़ नहीं चाहिए उसको सेल से बाहर निकाल देगी। और सेल मेम्ब्रेन को याद रखेंगे, ये प्लांट सेल में भी होती है, एनिमल सेल में भी होती है, यानी जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाई जाती है। सेल मेम्ब्रेन के साथ में कोई कन्फ्यूज़न आप ना रखें। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सेल वॉल। सेल वॉल का मतलब है दीवार, आप ये समझ के चलें इसको। ये प्लांट सेल में पाई जाती है, एनिमल सेल में नहीं होती है। रिजिड मतलब कि टफ होती है। सेल मेम्ब्रेन की तो पतली सी झिल्ली है और वॉल टफ होती है बाहर की तरफ। ये आप देख सकते हैं, जो ब्लू कलर की आपको मोटी मोटी चौड़ी सी दिखाई दे रही होगी वो सेल वॉल है। और आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन मतलब सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ की झिल्ली है, उसके बाहर ये दीवार पाई जाती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज न्यूक्लियस, यानी कि केंद्र, मछली हमारी। तो सेंटर ऑफ एनिमल सेल या फिर आपका सेंटर ऑफ प्लांट सेल, ये आपका पाया जाता है। और ये कंट्रोल्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द होल सेल। ये पूरी जो सेल है आपकी काम कर रही है, इधर से उधर आपके मूवमेंट हो रहे हैं या वो सेल डिवीज़न कर रही है, जो भी उसमें न्यूक्लिक एसिड चल रहा है, वो जो भी काम हो रहा है वो सब कुछ न्यूक्लियस यानी कि केंद्र के अंडरटेक उसके कंट्रोल से होता है। नाउ नेक्स्ट इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है कि पानी, जो हमने टब में पानी भरा था वो साइटोप्लाज्म, यानी कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर और न्यूक्लियस से बाहर, न्यूक्लियस यानी कि सेंटर, सेंटर से बाहर और सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी जगह है वहाँ पे एक फ्लूइड भरा होता है जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, जिसे पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। ये कैप्सूल शेप का होता है। अब ये कैप्सूल शेप जो होता है ये सराउंडेड बाय डबल लेयर मेम्ब्रेन, यानी कि इसके चारों तरफ डबल लेयर होती है उस मेम्ब्रेन की। और ये बेसिकली रेस्पिरेशन करता है, यानी कि सेल के लिए सांस लेने का काम करता है। और उसी की वजह से एनर्जी प्रोड्यूस हो पाती है, जिससे सेल अपना काम कर पाती है। सेल डिवीज़न होता है या जाइगोट बनता है, ये सारी चीज़ें सेल के जो फंक्शंस हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। वो सब जो है प्रोसेस कंप्लीट हो पाते हैं, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उसमें एक एनर्जी जनरेट करने वाला माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, जिसे पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि सेल का पावर हाउस कौन सा है, सेल को शक्ति प्रदान करने वाली यूनिट कौन सी है, तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट बेसिकली एक ग्रीन कलर का यूनिट है जो कि सेल में पाया जाता है। ये ग्रीन प्लांट्स में पाया जाता है और इसका काम है फोटोसिंथेसिस करके भोजन बनाने का। तो भोजन बनाने वाली यूनिट है क्लोरोप्लास्ट और शक्ति प्रदान करने वाली यूनिट है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इनमें आप कंफ्यूज ना हो क्योंकि इनका स्ट्रक्चर कैप्सूल शेप ही है दोनों का, लेकिन एक हरे कलर का मिलता है और एक आपका अदर कलर का मिलेगा। नाउ नेक्स्ट यूनिट इज सेंट्रोसोम। ये न्यूक्लियस के पास में पाई जाती है, सेल डिवीज़न में काम करती है, उसमें हेल्प करती है और फाउंड ओनली इन एनिमल सेल्स, यानी भी प्लांट सेल में आपको नहीं मिलेगी। ये केवल एनिमल सेल में ही सेंट्रोसोम्स पाए जाते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट वैक्यूल। वैक्यूल का मतलब आप कहीं ना कहीं से कोरिलेट कर सकते हैं याद रखने के लिए वैक्यूम से। वैक्यूम का मतलब है खाली जगह और वैक्यूल का मतलब है, आप अगर कोरिलेट कर पाएँ तो वो है पानी की पन्नी, ऐसे समझना। बचपन में अगर आप लोगों ने थोड़ा सा गेम खेला हो, मैंने तो शायद कभी खेला है, उसमें पानी की ट्रांसपेरेंट पन्नी होती थी, उसमें पानी भर के जाते थे और फिर छिड़काव करने को कोई बोलता था तो उसमें एक छेद कर देते थे पेन से या पेंसिल से और फिर उसमें से पानी ऐसे ऐसे हम थ्रोन आउट करते रहते थे। तो ऐसा सा अगर किसी ने देखा है तो वो पानी की पन्नी आपकी वैक्यूल है, ऐसे समझ सकते हैं आप। प्लांट सेल में केवल एक वैक्यूल होती है, एक लार्ज वैक्यूल होती है और एनिमल सेल में ये स्कैटर्ड होती हैं छोटी छोटी वैक्यूल्स के रूप में। इसमें पानी स्टोर होता है, साल्ट स्टोर होते हैं या अदर सब्सटेंसेस स्टोर होते हैं। अब ये बैलेंसिंग का काम करती है। इसका भी काम वही है कि जैसे जैसे आपको या सेल को जैसे जैसे जिस चीज़ की नीड पड़ेगी, मान लो पानी की कमी हो रही है सेल के अंदर तो ये उस चीज़ को थोड़ा सा
सिक्रीट कर देती है और वो पानी की पूर्ति ये कर देती है। जहाँ आपको कमी लगेगी वहाँ ये दे देगी, जहाँ आपके पास एक्स्ट्रा हो रहा है उसको ये अपने अंदर ले लेगी, तो ये बैलेंसिंग का काम कर देती है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज गोल्जी बॉडीज़। गोल्जी बॉडी एक इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो मैंने आपको फॉर्मेशन बना के दिखा रखा है। ये सिंथेसिस, स्टोरेज एंड सिक्रेशन ऑफ सब्सटेंसेस करती है। ये भी वैक्यूल का ही एक सेकंड ऑप्शन आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ यूनिट्स हैं। इसके बाद देखते हैं लाइजोसोम। ये एक सर्कुलर स्ट्रक्चर मिलता है हमें जो डाइजेस्ट द सब्सटेंसेस दैट कम्स इनटू द सेल। ये उन सारे सब्सटेंसेस को डाइजेस्ट करने का काम करता है जो भी सब्सटेंस आपके सेल में पाए जाते हैं। अगर ये फट जाता है तो आपकी सेल डिस्ट्रॉय होने की पूरी चांसेस रहती हैं, ठीक है। तो इसको बहुत केयरफुली रीड करते हैं इसके काम को, वो हम आगे स्ट्रक्चर्स में पढ़ेंगे। और अब हम बात करते हैं राइबोसोम की। ये आपको हेल्प करता है सेल में प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। इसके बाद नेक्स्ट है ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये न्यूक्लियस से कनेक्टेड एक वॉल होती है अटैच टू द न्यूक्लियस, एंड न्यूक्लियस मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म क्या है, वो जो पानी भरा हुआ है, ठीक है। और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन क्या है, जो आपका केंद्र है, मछली जो है, मछली की आउटर शेल। तो मछली की आउटर शेल और उस पानी को जोड़ने का काम ये करता है। हम सेल के शेप के बारे में बात कर लेते हैं कि किस किस शेप की सेल्स पाई जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो राउंड अप ही हो, ज़रूरी नहीं है कि वो लॉन्गिट्यूडनल हो, ठीक है। तो यहाँ पे अमीबा पाया गया है। अमीबा की मैंने स्ट्रक्चर दिखाई है आपको, जो इरेगुलर होता है। इसको जिस साइड जाना होता है ये उस साइड अपने पैर को निकाल लेता है, अपने बॉडी को उस साइड को खींच लेता है, तो इसकी शेप तो इरेगुलर है। इसके बाद आपको स्लीपर शेप दिखाई देती है पैरामीशियम की, जो मैंने आपको अभी स्ट्रक्चर दिखाया था पीछे। आप RBC यानी कि ब्लड में पाई जाने वाली रेड ब्लड कार्पस्कल्स का अगर आप देखेंगे तो वो राउंड शेप में मिलती हैं। इसके अलावा आपको न्यूरॉन अगर आप देखें, नर्व सिस्टम यानी कि आपका तंत्रिका तंत्र, जिससे आपको पता चलता है कि हाँ कोई चीज़ गर्म है, कोई चीज़ ठंडी है, आपको ठंड लग रही है, ये सब चीज़ें जिससे पता चलती हैं, वो जो सेल है वो है इलांगेटेड सेल, और ये अप टू 1 मीटर भी इसकी लेंथ होती है। सबसे लार्जेस्ट सेल जो आइडेंटिफाई की गई है वो है एग ऑफ ऑस्ट्रिच यानी कि शुतुरमुर्ग का अंडा, और स्मॉलेस्ट है माइकोप्लाज्मा। लॉन्गेस्ट है नर्व सेल, जिसको मैंने अभी 1 मीटर लेंथ तक की भी आपकी लेंथ बताई है। तो आज हमने पढ़ा है सेल, और सेल डिफरेंट शेप्स की कैसे कैसे होती हैं, और उसके डिफरेंट ऑर्गेनेलीज कौन कौन से हैं, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, लाइजोसोम और गोल्जी बॉडी, ER, ये बहुत सारे एपरेटिसेस मैंने आपको बताए हैं। इनको आज आप ध्यान से कंसिडर करके इनके बारे में पूरा याद रखेंगे, पढ़ेंगे इन्हें। और कल हम पढ़ने वाले हैं प्लांट। अगर आप प्लांट सेल का स्ट्रक्चर अच्छे से कर लेते हैं तो आपको एनिमल सेल का स्ट्रक्चर समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इसलिए हम पहले प्लांट सेल को कंसिडर करेंगे, आफ्टर दैट हम एनिमल सेल की स्टडी करेंगे। तो गाइज़ ये बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं जो आपको आगे तक काम करते हैं आपके लिए, तो आप इनको बहुत अच्छे से पढ़ाई करके सेटअप कर लीजिए। And thank you so much for watching the video, and subscribe, share and like, and comment also if you have any query or if you have any suggestion, and ये बेल आइकन आप प्रेस कर लिया कीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिल जाया करें और आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकें। सो गाइज कीप लर्निंग एंड डू वेल। बाय बाय।